हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभी आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिस्कशन करने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी साथ में बताता चलूँगा, जो मोर देन 50 क्वेश्चन के आसपास कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज। ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन है? चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। पहला है, आपको इसका पूरा नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि रेलवे वगैरह में पूछ लेता है। पहला जो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा जो दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप कभी नाम भी सुनेंगे तो आप लगा लीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन होल से रिलेटेड था। अब ये गैस को बाद में बैन कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, फेज आउट कर देंगे। तो ये मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ था, ठीक है। और इसके बदले में कोई और गैस का यूज किया जाता था जो कि ओजोन होल को ज़्यादा बढ़ाए नहीं, उसको रिड्यूस करे। तो उसके बदले में HCFC का यूज किया जाता था, और नाउ अ डेज हम लोग क्या यूज करते हैं, HFC। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि जो CFC को किससे रिप्लेस किया गया है, तो HFC से किया गया है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट। तो रॉकेट और एयरक्राफ्ट बनाने में कौन कौन से धातु का यूज किया जाता है? तो उसमें से नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको मार्क करना है। पहला ऑप्शन है लेड, जिसको सीसा कहते हैं, एल्युमिनियम, निकेल और कॉपर यानी कि तांबा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जो निकेल है, एक्चुअली क्या होता है कि निकेल बेस्ड सुपर अलॉय का यूज किया जाता है, और इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे बहुत ही मजबूत होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, साथ में ये टफ भी होता है, और साथ में ये रजिस्टिव पावर प्रोवाइड करता है। जो भी वर्किंग मशीन के अगेंस्ट में एलिमेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट में प्रतिरोध का भी काम करता है। इसलिए निकल का यूज रॉकेट और विमान बनाने में होता है। साथ में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या टरबाइन का, जो बिजली प्रोडक्शन में टरबाइन यूज होता है, उन मशीन में भी निकल का ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो सबसे पहले जानना है कि अपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेस होते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जितने भी गैसेस हैं सारे क्या होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। तो कौन कौन है, सबका नाम भी याद रखना है। पहला है कि हीलियम, दूसरा है अपना नियॉन, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रिप्टॉन, और पांचवें नंबर पे है जेनॉन और रेडॉन। तो इस तरह से जो 18 ग्रुप में है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो हीलियम, आर्गन और नियॉन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वल्कनाइज रबर कंटेन सल्फर। तो जो वल्कनाइज रबर होता है उसमें सल्फर का कितना % होता है? तो वल्कनाइज आप जानते ही होंगे कि जब भी जो नेचुरल रबर होता है उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग सल्फर उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमें बताना है कि कितना % यूज होता है। तो जो फ्लेक्सिबल टाइप के टायर बनाने होते हैं, जो फ्लेक्सिबल, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं जैसे साइकिल के टायर, तो उन टायरों में कितना होता है? लगभग 3 से 5% ही सल्फर का यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि हार्ड टायर, जो बस है, ट्रक है, एरोप्लेन्स वगैरह के टायर्स में कितना % सल्फर होता है, तो आपको लगाना पड़ेगा 32%, ठीक है। यानी कि एक चीज़ आप याद कर लीजिए, अगर स्टिफनेस, जितने भी स्टिफनेस रबर में बढ़ानी है, वो आपको सल्फर का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
5 में दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन है, गार्लिक एसिड, पिक्रिक एसिड और म्यूरिएटिक एसिड और लास्ट में है क्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग म्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसे मिलता है? तो पहले ये जो रॉक के सॉल्ट होते थे, सॉल्ट के जो रॉक होते थे उनमें ग्रीन विट्रियोल मिलाने से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता था, इसलिए इसको म्यूरिएटिक एसिड कहा जाता है। लेकिन आजकल आप सिंपल कॉमन सॉल्ट का क्या फार्मूला होता है? NaCl को आप रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 से, कॉमन सॉल्ट को H2SO4 से आप रिएक्शन कीजिए, HCl अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भी जो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि गास्ट्रिक जूस, जो गास्ट्रिक एसिड होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो गास्ट्रिक एसिड या जूस में जो हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इनर्ट गैस यूज एज बीकन लाइट। तो अक्रिय गैस का उपयोग बीकन लाइट के रूप में किया जाता है। तो कौन सा अक्रिय गैस का यूज किया जाता है? यहाँ पे नीचे जो दिए हुए हैं चारों के चारों ही हमारे नोबल गैसेज हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्टॉन, आर्गन, दूसरा ऑप्शन है, थर्ड है हीलियम और फोर्थ है नियॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नियॉन को यूज किया जाता है बीकन लाइट में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नियॉन है वो आप बड़े डिस्टेंस से ही विजिबल कर सकते हैं, बहुत दूर से देख सकते हैं। और इसका जो विंटर सीजन होता है जिसमें फॉग और मिस्ट होते हैं, तो ऐसे सीजन में इनको जो फॉग और मिस्ट होता है इनको पेनिट्रेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो नियॉन का यूज आप डिस्चार्ज लैम्प में करते हैं या फिर जो नेविगेशन में होता है, जो लाइट हाउस में जो ऊपर बल्ब लगा रहता है वो उसमें भी नियॉन गैस का ही यूज किया जाता है। तो काफ़ी यूजेज हैं, सिग्नल वगैरह में भी आप यूज करते हैं हम लोग नोबल गैस का। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं? देखिए, जो धरती गर्म होती है, जो अपना अर्थ है, जो हीट गेन करती है वो डायरेक्ट सन के रे से नहीं मिलता। जैसे अर्थ अपना हीट ऑब्जॉर्व करती है तो रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी चीज़ें गैसेज हैं, धूलकण है वगैरह वगैरह, वो इन हीट्स को बाहर जाने से रोक देते हैं, जिसके चलते हमारी अर्थ जो होती है वो गर्म रहती है। तो वो कौन कौन सा ग्रीन हाउस, ऐसे गैसेस को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो कौन कौन इसमें से रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सबसे पहले मैं सबका नाम बता देता हूँ जो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो पहला इसमें आता है वाटर वेपर, ठीक है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है मीथेन, चौथा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और ओजोन होता है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। और लास्ट में जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे जो है वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से देखिए, ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बाकी सारे के क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक ओर। तो आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी धातु अयस्क है, ये बताना है। तो यहाँ थोड़ा सा भी आपको बेसिक नॉलेज हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे 4th ऑप्शन है गैलेना, ये क्या होता है? ये अपना शीशे का, एक्चुअली शीशा यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, गैलेना ही लिखना चाहिए। तो शीशे का एक क्या होता है? मिनरल है, एक ओर है। तो यहाँ पे मेटालिक ओर कौन सा है? चौथा ऑप्शन है। बाकी सारे को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स फॉर्म में बनाते हैं या नेचुरल में ये पाए जाते हैं, लेकिन वो मेटालिक ओर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, द गैस प्रोड्यूस इन मार्सी प्लेसेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज। तो वनस्पति के अवघटन के कारण दलदली स्थानों में कौन सा गैस उत्पन्न होती है? या कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह दिया जाता है कि पैडी का जो धान का खेती होती है, जो पैडी की जो कल्टीवेशन होता है, उसमें कौन सा गैस निकलता है? तो दोनों के ही एक ही आंसर है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? आंसर नंबर 4 मेथेन।
मीथेन को हम कैसे लिखते हैं, CH4 से लिखते हैं। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से मिलके मीथेन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। तो मीथेन गैस क्या है, इसको हाइड्रोकार्बन गैस भी कहा जाता है, ठीक है। और एक्चुअली ये बनता कैसे हैं, जितने भी वनस्पति का होते हैं, जैसे वनस्पति में आप कह सकते हैं किसी चीज़ का छिलका कह सकते हैं, या फिर गोबर वगैरह कह सकते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं वो सारे, जब भी एयर के एब्सेंट में बैक्टीरिया द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस में जो गैस निकलती है वो गैस क्या होता है, मेथेन गैस होता है। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए गोबर गैस से में कौन सा गैस निकलता है, तो राइट आंसर क्या होगा, मेथेन गैस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिटियम। जो नीचे वाला नंबर है ये वाला, ये उसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो ऊपर दिया हुआ है वो उसका मास है, ठीक है। तो हमें जब फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, कितना न्यूट्रॉन होता है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे वाला होता है, आप एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं, वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। और जो एटॉमिक मास होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला केस लेंगे हाइड्रोजन में, इसमें एक मास नंबर है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। और ऊपर मास कितना है, मास ऑलरेडी 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 में को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर वहीं ड्यूटेरियम रहता है सेकंड में, तो हम 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ट्रिटियम में कितना हो जाएगा, 3 - 1, यानी कि 2 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो लिखते हैं उसका फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसी को हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं, और या सोडा क्रिस्टल भी लोग कहते हैं। तो इसके 3 नाम से सोडियम कार्बोनेट को आप वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, सोडा ऐश भी कह सकते हैं, और सोडा क्रिस्टल भी कह सकते हैं। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, इसको हम लोग लिखते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला होता है, NaOH होता है। कास्टिक सोडा का ये फार्मूला होता है। इसको लाई भी कहा जाता है, LY, कई जगह आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसको लाई भी कहा जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का क्या फार्मूला होता है, KOH, कास्टिक पोटास बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से केमिकल नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। और ये जो होता है कास्टिक पोटास, कई बार पूछता है, ये कलरलेस होता है और इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो इतना सारा चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। 12th नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए कास्ट आयरन इज। तो कास्ट आयरन में कार्बन का कितना % होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ, आयरन मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ आयरन। तो आयरन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पिग आयरन कहते हैं, दूसरा होता है कास्ट आयरन, और तीसरा रॉट आयरन, और चौथा जो होता है स्टील होता है। और ये अलग अलग वैरायटी इसलिए है क्योंकि इनमें कार्बन का परसेंटेज थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। लेकिन जो पिग आयरन होता है, जो कास्ट आयरन होता है, दोनों, जैसे आप पिग आयरन कास्ट आयरन की बात करेंगे तो दोनों में लगभग 3 से 5% ही कार्बन होते हैं। 3 से 5% कार्बन का परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। और स्टील की बात करेंगे तो उसमें लगभग 1 से 2% ही कार्बन होता है। तो स्टील में भी बहुत सारी वैरायटी होता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आपको कास्ट आयरन के बारे में पूछा जाए तो ये
ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आप किसी भी शेप और साइज में बड़े आसानी से ढाल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कास्ट कहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी मतलब मोल्ड कर सकते हैं कैसे भी, जैसे पाइप बना सकते हैं, गियर बना सकते हैं, ब्रिज वगैरह में कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। और इसके कुछ दो डिमेरिट हैं मेनली। ये पहला ये डिमेरिट है कि इसमें रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है, इसमें रस्ट बहुत जल्दी लगता है और बहुत हार्ड होता है और बिटल हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर इस पर आप प्रेशर डालिएगा तो ये टूट भी जाता है। तो ये दोनों डिमेरिट है कास्ट आयरन के। क्वेश्चन नंबर 13, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स यूज एज एनेस्थेटिक इन मेडिसिन। तो कौन सा इनमें जोड़ा है जो चेतना शून्य करने वाली औषधि के रूप में किया जाता है? कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो पेन कम हो, इसलिए उन शरीर के कुछ पार्ट को हम क्या कर देते हैं, चेतना शून्य कर देते हैं। तो इनमें कौन सा पेयर वाला मेडिसिन यूज किया जाता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो सदियों से जो चला आ रहा है वो कौन सा है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज हमें इस एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। और आप क्लोरोफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है तो डॉक्टर अपने हिसाब से ही यूज करते हैं। ठीक है, जो 14 नंबर है वो क्या है कि आयरन रस्ट क्विकली इनमें से किसमें लोहे में जंग जल्दी लगता है? आपको ये बताना है कि लोहे में जंग 4 ऑप्शन में से या रेन वाटर में, सी वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में या रिवर वाटर में किस में सबसे ज़्यादा अधिक मतलब कि अगर आयरन की रॉड रखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोरोसिव कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाटर। एक्चुअली फ्रेश वाटर में ही बहुत तेज़ी से आपको रस्ट लगता है। तो लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सी वाटर जो होता है उसमें वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है। दूसरी चीज़ की इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। यही वजह है कि सी वाटर में कोई आयरन का रॉड वगैरह डालते हैं तो बहुत जल्दी कोरोसिव हो जाता है। यानी कि आयरन रस्ट क्विकली किसके चलते किस में ज़्यादा होता है? सी वाटर में ज़्यादा सबसे पहले होता है। ठीक है, अगर आपको कभी पेपर में ऐसे भी आ जाए, रेलवे एनटीपीसी में पूछ लेते हैं कि आपको रस्ट का क्या फार्मूला होता है, तो सिंपल सा है Fe2O3 और इसके साथ काफ़ी अमाउंट में 32H2O होता है। वाटर के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं 32, Fe2O3 इंटू 32H2O। तो ये इनको हम लोग रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपको मैग्नेटाइट पूछा गया है कि मैग्नेटाइट क्या होता है। अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि सारे ही आयरन की ही फॉर्म है। एफिस को हम लोग आयरन कहते हैं और मैग्नेटाइट उसका एक मिनरल कह सकते हैं और है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड Fe3O4। Fe3O4 को हम लोग क्या कहते हैं? आपको मैग्नेटाइट कहते हैं, जो कि मिनरल ऑफ आयरन है। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम्स आर यूनाइटेड बाई। तो ऑक्सीजन का जो एक परमाणु होता है उसमें 2 अणु किस तरह से जुड़े होते हैं? उनमें 1 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या 4 बॉन्ड होता है? तो देखिए, जैसे ऑक्सीजन का जो हम लोग लिखते हैं फार्मूला ये है O और 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो वैलेंस, क्योंकि 8 होता है, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले जो सेल में, जो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो पहले सेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके जो सेकेंड वाले सेल है इसमें कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। लेकिन ऑक्टल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 6 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सेल में हैं और दूसरे वाले जो अपना इसका एटम है यहाँ पे 6 होते हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेते हैं? आपस में साझा कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन के एक अणु में 2 बॉन्ड से 2 परमाणु जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर यही ओजोन का पूछा जाता, कभी मान लीजिए ओजोन का आ गया, तो ओजोन का तो फॉर्मूला O3 होता है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड रहता है और एक के बीच में एक सिंगल ही टाइप का, मतलब कि पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको भी आपको ध्यान पे रखना है।
क्वेश्चन नंबर 17, दी वायर ऑफ द फ्लैश बल्ब इज मेड ऑफ। जो फ्लैश बल्ब होता है, जो कैमरे में जो आगे की ओर बल्ब रहता है, उसमें कौन सा तार का यूज किया जाता है, कौन से वायर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, वो होगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के एक्चुअली क्या होता है कि जो वहाँ पे फ्लैश लाइट का जो बल्ब होता है आगे की ओर, ठीक है, उसमें मैग्नीशियम के तो वायर लगा लेते हैं Mg, और इसको किससे भर दिया जाता है? ऑक्सीजन से भर दिया जाता है, O2 से फिल कर दिया जाता है। और इसका कनेक्शन जो होता है वो जो बाहर की ओर जो होता है, कैमरे का जो शटर होता है, जो खुलता है ढक्कन, उससे कर दिया जाता है। और जैसे ओपन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इस फ्लैश में हो जाता है। तो फ्लैश बल्ब में कौन सा यूज होता है? मैग्नीशियम का वायर यूज किया जाता है। जो 18th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होता है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और डेल्टा रे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? गामा रे। अब देखिए होता क्या है, जिस पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही कम होता है। जितनी बड़ा साइज उतना कम पेनिट्रेशन। अब अल्फा का जो होता है बहुत बड़ा साइज होता है एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और गामा जो रे है उनका क्या होता है कि साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इनका पेनिट्रेशन पावर उल्टा बहुत ज़्यादा होता है। और गामा रे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है, और लेकिन ये आयोनाइजेशन पावर गामा रे का कम होता है। एनर्जेटिक बहुत होगा लेकिन आयोनाइजेशन पावर कम होता है। तो ये ध्यान पे रखना है। जो 19th नंबर क्वेश्चन है, पॉइजन यूज फॉर किलिंग रैट इज। तो जो चूहे मारने के लिए कौन सा दवाई का यूज किया जाता है? और नीचे कौन सा जहर का यूज किया जाता है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम फॉस्फाइड। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जिंक फॉस्फाइड का जो चूहा मारने के लिए जो दवाई आता है तो उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि जो जिंक फॉस्फाइड है वो फास्फीन गैस प्रोड्यूस करता है। जो फास्फीन गैस होता है वो टॉक्सिक होता है, सारे एनिमल्स के लिए वो विषैला है और उनको किल कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जिंक फॉस्फाइड इज अ राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोएटिंग विथ जिंक। तो जस्ते के साथ कोएटिंग करके आयरन को जंग लगने से रोकना क्या कहलाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है इसी 20 क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक्चुअली होता क्या है कि पहले जिंक को पिघला लिया जाता है, मेल्ट कर लिया जाता है, और इसमें जिस आयरन या स्टील के ऊपर हमें कोएटिंग करना होता है उसको इसके अंदर डिप कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक पतला लेयर चढ़ जाता है, जिसके बाद उसमें कभी भी रस्ट नहीं लगता। तो गैल्वेनाइजेशन राइट आंसर है। कोरोजन जो रस्ट लगने के बाद होता है तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होना इज अ सब्लिमेशन प्रोसेस। और रिडक्शन जो होता है ये एक रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।